नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग विटामिन्स के पोर्शन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम वाटर सॉल्युबल या फैट इनसॉल्युबल विटामिन्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विटामिन सी की, देन हम चर्चा करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। चालू करते हैं हमारी क्लास को। ठीक है, यहाँ पर हम कौन कौन से विटामिन की चर्चा पहले कर चुके हैं, यदि मैं एक सामान्य तौर पे आपको बताऊं तो यहाँ पर हम विटामिन ए की चर्चा पहले कर चुके हैं, विटामिन डी कर चुके हैं, है ना। विटामिन के बारे में भी चर्चा हो चुकी है और ई के बारे में हो चुकी है। अभी हम जो करने वाले हैं सी के बारे में, उसके बाद ये जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स बचता है उसके बारे में हम चर्चा चालू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में या विटामिन सी के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने इंट्रो में ही इसको समझा कि ये क्या है, एक फैट इनसॉल्युबल या फिर वाटर सॉल्युबल क्या है विटामिन है। जो चीज क्या होगी वाटर में सॉल्युबल होगी वह फैट में क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी, और जो चीज फैट में सॉल्युबल होगी वो क्या होगी, वाटर में इनसॉल्युबल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वर्सेटाइल विटामिन। वर्सेटाइल हम यहाँ पे क्यों कहते हैं कि इसका कई प्रकार के क्या है फंक्शंस एग्जिबिट करता है, कई प्रकार के फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। इस कारण हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह एक वर्सेटाइल विटामिन है। ठीक है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, ये भाई ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन सी, है ना, विटामिन सी की कमी की वजह से कई सारे प्रकार के रोग हो सकते हैं, कई डिजीजेस हो सकती हैं। इस वजह से भी हम क्या कह सकते हैं कि यह ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत महत्व रखता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो दिस विटामिन वाज फर्स्ट लिंक्ड विद द डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, है ना। पहले शुरुआती चरण में इस विटामिन की खोज नहीं हुई थी, शुरुआती चरण में एक रोग की खोज हुई थी और उस रोग के पीछे क्या था, एक कंपाउंड था। शुरुआती चरण में एक बीमारी की खोज हुई थी, बीमारी का नाम है स्कर्वी, और उस बीमारी के पीछे एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड को बाद में नाम क्या दिया गया, विटामिन सी। ठीक है, तो स्कर्वी वाज द फर्स्ट डिजीज दैट लिंक टू द डाइट, है ना। इस रोग के इस विटामिन के खान पान से जुड़ा उसको पाया गया। इन द 16th सेंचुरी अबाउट है ना, इन 16वीं शताब्दी में लगभग 10,000 नाविकों की मृत्यु सब्जियों की कमी की वजह से हुई। ये बस एक वो है हिस्टोरिकल डेटा है। अब जब 10,000 नाविकों की मृत्यु सब्जियां न मिलने की वजह से हो गई, है ना। भाई नाविक हैं, यदि वो सेलिंग पे जाएंगे, बोट पे जाएंगे, समुद्र में रहेंगे तो उनको सब्जी नहीं मिल सकती, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना, क्योंकि वो लगातार क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। अब जब उनको सब्जी नहीं मिली तो उनको बहुत सारी क्या हुई, बीमारियां हुई, और बहुत सारी बीमारियों की वजह से बहुत सारे सेलर्स की क्या होगी, मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें मूल बात क्या है, ये समझने का प्रयास करो कि हमको क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी कहां से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है ना। विटामिन सी कहां से मिल रहा, या तो हरी सब्जियों से मिल रहा है, या यूं कहें हम कि सिट्रस फ्रूट से मिल रहा है। ठीक है, अब वो जो चीज हमको मिल रही थी वो नाविकों को उपलब्ध नहीं था। अब चूंकि वो नाविकों को उपलब्ध नहीं था तो उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्यों, क्योंकि उनको क्या हो गई, बीमारी हो गई, उनको क्या हो गई, बीमारी हो गई। ठीक है, तो ये सब शुरुआती चरण में क्या हो रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा आ रहा है। ठीक है, जेम्स लिंड पब्लिश्ड ट्रेटिज ऑन स्कर्वी इन द 1753। जेम्स लिंड ने एक पेपर पब्लिश किया और उस पेपर का नाम दिया गया ट्रेटिज ऑन स्कर्वी, है ना। आगे चल करके रॉयल नेवी, ब्रिटिश रॉयल नेवी ने, है ना, रॉयल नेवी अडॉप्टेड लाइम और लेमन जूस फ्रॉम 1795। 10 सेलर्स वर निकनेम्ड लाइमिस। ठीक है, अब जब ब्रिटिश नेवी को, रॉयल नेवी को पता चला कि भाई ये जो सेलर्स हैं, जब वो क्या करते हैं, सेलिंग पे जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, यात्राओं में निकलते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने कुछ विकल्प निकालने का क्या किया, प्रयास किया। वो विकल्प क्या निकला, अच्छा उसके पीछे कारण क्या था मृत्यु के पीछे, कि भाई उनको सब्जियां नहीं मिलती हैं, उनको सिट्रस फ्रूट नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने उसका विकल्प क्या निकाला कि उनको सेलर्स को क्या दिया गया, लाइम जूस दिया गया अथवा लेमन जूस दिया गया। कब, जब वो सेलिंग पे निकल रहे होंगे, तो इस कारण से उन सेलर्स को क्या बोल दिया गया, लाइमेज बोला गया। लेकिन यहां पर जो हमारे लिए काम की मूल बात है वो क्या है कि जो मृत्यु हो रही थी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि उनको विटामिन सी की कमी हो रही थी। वो विटामिन सी कहां से मिल रहा है, लाइम से मिल रहा है, लेमन से मिल रहा है, हरी सब्जियों से मिल रहा है। ये सब कब हो रहा है, 18th सेंचुरी में हो रहा है, 18th सेंचुरी के लेटर फेज में हो रहा है, लेटर हाफ में हो रहा है। ठीक है, अब आता है व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ हेक्सोज डेरिवेटिव स्ट्रक्चर सिमिलर टू द मोनोसैकेराइड्स। यह एक मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर के समान क्या है, संरचना रखने वाला कंपाउंड है ना। कैसा, मोनोसैकेराइड के समान संरचना रखने वाला क्या है, कंपाउंड है। कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। ठीक है,
यदि आपको मैंने पहले कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस पढ़ाई हुई है आपको, यदि आपको वहां का याद हो तो कुछ इसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर भी दिखता है। ऐसा नहीं होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कौन सा हम स्ट्रक्चर की कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो जो रिंग फॉर्म में होता है। कौन सा? वो जो रिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, वापस लौटते हैं हमारी क्लास पीछे की बात में, है ना, कि एस्कॉर्बिक एसिड या हेक्सोज कार्बन डेरिवेटिव, यहाँ पे जैसे आपको दिखा होगा हेक्सोज कार्बन डेरिवेटिव कैसा है भाई, है ना, तो ये एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई 6 कार्बन का एक क्या है, डेरिवेटिव है ये। ठीक है, इट हैज एनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेकिंग इट एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको शब्दों को ध्यान में रखना है किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, विटामिन सी की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। क्या एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि यह एक एसिडिक नेचर का क्या है, कंपाउंड है। दूसरा, यह रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, यह एक एसिडिक कंपाउंड है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, यह एक रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करता है। कैसे? तो एल एस्कॉर्बिक एसिड, अब यहाँ पे एल और डी का मतलब क्या है, मैं आपको पीछे की क्लासों में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं कि लीवस और डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी उसमें नहीं जाते हैं। तो एल एस्कॉर्बिक एसिड जो कि डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, अथवा डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन दोनों एल एस्कॉर्बिक एसिड जो कि नॉर्मल फॉर्म है और डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड दोनों ही अपने आप में क्या होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यदि आपको क्वेश्चन आ गया कि विच वन ऑफ द कंपाउंड इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव, ऑप्शंस हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड, डी एस्कॉर्बिक एसिड, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, नन ऑफ द अबव। बोले व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज द बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज डी एस्कॉर्बिक एसिड इज इनएक्टिव कंपाउंड। तो लीवस और डेक्स्ट्रस का मतलब क्या था, ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की क्लास में पढ़ाया हुआ है। वही मतलब यहां पर भी है, वही मतलब यहां पर भी है। ठीक है, कि इन टिश्यूज द एस्कॉर्बिक एसिड डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड रेशियो इज अबाउट 15:1। कि अब हमने कहा कि एल एस्कॉर्बिक एसिड भी एक्टिव फॉर्म है, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड भी एक्टिव फॉर्म है, लेकिन हमारी बॉडी में कौन है, हमारी बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में कौन है, एल एस्कॉर्बिक एसिड है। यदि रेशियो के परस्पेक्टिव में बात करें तो 15:1, दैट इज कि भाई मान लो उदाहरण के लिए 15 पॉइंट यदि एस्कॉर्बिक एसिड है तो उसके कंपेयर में 1 पॉइंट क्या रहेगा, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट रहेगा हमारी बॉडी में। बट दोनों एक्टिव फॉर्म होते हैं, बस ये ध्यान में रखना है। बायोलॉजिकल इनएक्टिवेशन अकर्स वाया हाइड्रेशन। ठीक है, अब यदि आपको बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड चाहिए तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड का अथवा एस्कॉर्बिक एसिड का हाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि आप हाइड्रेशन करवा देंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, मान लो आप क्या किसका करवाते हैं, डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड का हाइड्रेशन करवाते हैं तो आपको 2,3 डाई कीटो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। और ये 2,3 डाई कीटो ग्लूकोनिक एसिड क्या है, एक इनएक्टिव इरिवर्सिबल फॉर्म है। इरिवर्सिबल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब ये वापस से डाई कीटो ग्लूकोनिक एसिड वापस से डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ 2,3 का मतलब क्या है, दो ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, एक सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, एक थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री वाले बच्चे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड जो कि हाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से किसमें कन्वर्ट हो गया, 2,3 डाइकीटो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, वह वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करेगा। और 2,3 डाइकीटो ग्लूकोनिक एसिड एक इनएक्टिव फॉर्म है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज एक्सीलरेटेड बाय द कॉपर, हेंस कुकिंग इन कॉपर वेसल्स डिएक्टिवेट्स विटामिन सी। अब इसको भी ध्यान में रखना है कि भाई यदि आप सब्जियों को पकाते हैं, सिट्रस फ्रूट को पकाते हैं और किस में पका रहे हैं, कॉपर के बर्तनों में पका रहे हैं, तो यदि आप उसको कॉपर के बर्तनों में पकाएंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। वहां पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, बढ़ावा देता है। और यदि कॉपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा और आप उसी में पकाएंगे तो विटामिन सी आपका क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमने लेमन सिट्रस फ्रूट खाया, सब्जी खाई, लेकिन फिर भी हमको विटामिन सी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारी कुकिंग की प्रोसेस क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक, अब आता है हाउ इट इज बायोसिंथेसाइज्ड एंड मेटाबोलाइज्ड। विटामिन सी कैसे संश्लेषित होता है, कैसे चयापचयित होता है। कि सिंथेसाइज्ड इन द मोस्ट एनिमल्स फ्रॉम ग्लूकोज
वाया यूरोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो हमने इसका पीछे पढ़ा कि विटामिन सी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मोनोसैकेराइड्स एंड ग्लूकोज इज दैट मोनोसैकेराइड। तो ये सिंथेसाइज कैसे होता है एनिमल्स में? ग्लूकोज से, लेकिन किस पाथवे से होता है? यूरोनिक एसिड पाथवे से होता है। किसके मदद से? यूरोनिक एसिड पाथवे की मदद से होता है। ध्यान में रखना है आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि ग्लूकोज विटामिन सी की सिंथेसिस ग्लूकोज से होती है, बट कैसे होती है? यूरोनिक एसिड पाथवे से होती है। हर पाथवे से अलग अलग कंपाउंड बनेगा। सिट्रिक एसिड पाथवे से जाएंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस से जाएंगे तो अलग पाथवे बनेगा, अलग कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो पाथवेज हमको पढ़ने हैं, इसके जस्ट बाद हमको पाथवेज ही पढ़ने हैं। इसके जस्ट बाद मतलब एंजाइम्स के बाद। खैर, तो ह्यूमंस, प्राइमेट्स, गुइनिया पिग्स, बैट्स कांट सिंथेसाइज इट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एल ग्लूकोनो लैक्टोऑक्सीडेज। ठीक है, तो हम हो गए, मतलब मनुष्य हो गए, है ना, कुछ प्राइमेट्स हो गए, यूं कह लीजिए कि बंदर की प्रजातियां हो गई, गुइनिया पिग्स हो गया, बैट्स हो गई, चमगादड़ वगैरह, है ना। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विटामिन सी को सिंथेसाइज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम में, मतलब मनुष्यों में, बंदरों में, गुनिया पिग में, चमगादड़ में, हम सब में एक एंजाइम एब्सेंट है। जो एंजाइम क्या करता है? रोल प्ले करता है किसमें? यूरोनिक एसिड पाथवे में। वो एंजाइम कौन सा है? एल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज। एल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम चूंकि मनुष्यों में एब्सेंट है, तो मनुष्यों में एब्सेंस की वजह से यह मनुष्यों में विटामिन सी नहीं बनने देगा। और जो चीज मेरे शरीर में नहीं बन रही है और मुझे जरूरी भी है, चाहिए भी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। और जो चीज मेरे शरीर में नहीं बनती है और मुझे बाहर से लेनी पड़ती है, उसको मैं कहता हूं इसेंशियल। इसलिए विटामिन सी क्या है? एक इसेंशियल विटामिन है। और जो चीज मेरे शरीर में बनेगी, मुझे आवश्यकता है पर मेरे शरीर में बन भी रही है, दैट इज नॉन इसेंशियल। और जो मुझे आवश्यकता है पर मेरे शरीर में बन नहीं रही है, तो बाहर से लेना पड़ेगा, दैट इज इसेंशियल। दीज, है ना, विटामिन सी अब्सॉर्ब्ड रैपिडली फ्रॉम इंटेस्टाइन। ऑलमोस्ट एवरी विटामिन हैज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन, नॉट स्टोर्ड सिग्निफिकेंटली इन द बॉडी, है ना। हमने जैसे पीछे पढ़ा, कुछ विटामिन क्या हो रहे थे? स्टोर हो रहे थे। कहां पर? लीवर में, है ना। लेकिन यह कहीं भी स्टोर नहीं हो रहा होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई जैसे विटामिन ई हो गया, वो स्टोर हो रहा है लीवर में, लेकिन ये स्टोर नहीं होता है। ठीक है, इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। डायरेक्ट विटामिन सी जो है वो डायरेक्ट या तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या फिर डाइकीटोग्लूकोनिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। जैसे हमने पीछे कहा कि हमने क्या करवा दिया था? हाइड्रेशन करवा दिया था। करवाया ना भाई पीछे आपने, ये आपने हाइड्रेशन करवा दिया। किसका? डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड का हाइड्रेशन हुआ, तो क्या बन गया? डाइकीटोग्लूकोनिक एसिड बन गया। अब डाइकीटोग्लूकोनिक एसिड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। किसकी मदद से? यूरिन के माध्यम से। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो एक्सक्रीट कैसे होगा? एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में, डाइकीटोग्लूकोनिक एसिड के फॉर्म में, और ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्म में। स्टोर कहां पर होगा? कहीं पर नहीं। एब्जॉर्ब कहां पर होगा? इंटेस्टाइन में। ठीक है, किस पर नहीं बनेगा? किस में नहीं बनता है? सिंथेसाइज नहीं होता है। ह्यूमंस में, प्राइमेट्स में, गुइनिया पिग्स में, बैट्स में। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एक एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। कौन सा एंजाइम? एल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज। अब आता है व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द विटामिन सी। पहला जो मेजर फंक्शन है वो है कोलेजन फॉर्मेशन, दूसरा बोन फॉर्मेशन, आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ध्यान में रखने इन छोटे छोटे फेरस और फेरिक, है ना। फेरस इट कन्वर्ट्स, है ना, फेरिक टू फेरस, एनहांसेस एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, ये कन्वर्जन से हो क्या रहा है? एब्जॉर्प्शन आयरन का बेहतर तरीके से हो जाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, है ना। ट्रिप्टोफैन क्या है? अमाइनो एसिड है। इसके अलावा टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, फोलिक एसिड इनएक्टिवेशन, ये सब अमाइनो एसिड है ना। पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस, कार्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस, विटामिन प्रोटेक्शन, इम्यून फंक्शन, कैटरेक्ट प्रिवेंशन। देखो वापस से हर विटामिन के सैकड़ों फंक्शन हो सकते हैं, हम यहाँ 4-5 फंक्शंस पर ध्यान रख सकते हैं। खास करके वो जो ऊपर लिखे हुए, जैसे कोलेजन फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन, है ना, आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन सबसे इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके कुछ क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये विटामिन प्रोटेक्शन के तौर पे कैसे काम करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी क्या है, प्रोड्यूस करता है। हमने पढ़ा हुआ है कि 3 विटामिन होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखते हैं, ए और सी और ई, है ना। एस विटामिन क्या रखता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द आरडीए ऑफ द विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो आरडीए है वो 60 से 70 mg पर डे का होता है। कितना होता है, 60 से 70 मिलीग्राम प्रतिदिन क्या होना चाहिए, हमको विटामिन सी लिए आना चाहिए, है ना। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर होती हैं, विमेन होती हैं, उनका जो इनटेक है, मान लो उनका जो नॉर्मल इनटेक है ना कितना है, 60 से 70 mg का, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में इस नॉर्मल रेंज में क्या कर देना चाहिए, 20 से 40% की बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, है ना। कितना, 20 से 40% की बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो मोटा मोटा तौर पे कहो तो कम से कम 75 से 85 के बीच में लिया जाना चाहिए। किनको, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को, है ना, क्योंकि भाई बच्चा भी है, उसको भी तो चाहिए होगा उसके ग्रोथ के लिए। अब आता है कि इतना सारा जो चाहिए है हमको विटामिन सी, वो मिलेगा कहाँ से। सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, सिट्रस फ्रूट्स है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गूजबेरी, दैट इज आंवला, है ना, दैट इज आंवला। तो सबसे पहले क्या हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, है ना। आप ऑरेंज लीजिए, लेमन्स लीजिए, है ना, संतरा हो गया, नींबू हो गया, है ना, मौसम्मी हो गया, इसके अलावा आंवला हो गया, और क्या हो सकता है, अमरूद हो सकता है। वापस से कि सबसे मेजर और प्राइमरी सोर्स क्या है, ये दोनों हैं। इसके अलावा और भी क्या है, सोर्स बन जाते हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, पालक है, गोभी है, टमाटर है, आलू है ना। ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। हाई कंसंट्रेशन फाउंड इन एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेट्स, है ना। यदि हम मोटा तौर पे बात करें कि एड्रिनल ग्लैंड में और गोनेट्स में इसकी अत्यधिक मात्रा क्या है, पाई जाती है। कई बार कहा जाता है कि दूध पियो तो तुमको सब मिल जाता है। नहीं भाई, दूध पीने से तुमको विटामिन सी नहीं मिलता है। मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ द विटामिन सी, ठीक है। मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द लैक्टोज। लेकिन हमारे देश में एक बड़ी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। बड़ी पॉपुलेशन का मतलब जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं लगभग 70% पॉपुलेशन। हमारे देश में अधिकांश लोगों का हाजमा खराब रहता है। कारण, क्योंकि वो लोग मान के बैठे हुए हैं, सब लोग मान के बैठे हुए हैं कि हमको क्या है, दूध पीना चाहिए। वो दूध पीते हैं, रात में दूध कोई पी रहा है, कोई दिन में पी रहा है, सब अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन सब में क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से जो दूध पीते हैं वो उनको अच्छे तरीके से पचता नहीं है। उनको लगता है कि उनकी पाचन प्रक्रिया का खराब होने का कारण कुछ और है, और वो दूध पीना बंद नहीं करते, वो दूध पीते रहते हैं, ठीक है। लेकिन दूध में सब कुछ नहीं है। मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ द विटामिन सी, ठीक है। अब आता है कि यदि इसकी मेगा डोज ली जाए तो क्या प्रॉब्लम निकल करके आ सकती है, मतलब अधिक मात्रा में ले लिया जाए, या यूं कह सकते हैं आपकी हाइपर एस्कॉर्बिक एसिड का डोज लिया जाए तो, है ना। तो एक क्या प्रॉब्लम निकल के आ सकती है, लाइनस पॉलिंग्स क्लेम्स क्या कहता है इसके बारे में कि लिनस पॉलिंग का दावा है ना। ये क्लेम आपको ध्यान में रखना है कि सजेस्टेड मेगा डोजेस अप टू 18 ग्राम पर डे। हमने कितनी मात्रा पढ़ी हुई है, 60 से 70 mg पर डे की पढ़ी हुई। कितनी, 60 से 70 mg पर डे की पढ़ी हुई है। ये आरडीए है। इनका कहना है कि 18 ग्राम, दैट इज द 300 टाइम्स ऑफ द आरडीए। मतलब आरडीए जो है उसका 300 गुना ज्यादा। claimed it prevent and cures common cold, said कि विटामिन सी इन गनी बैग्स एंड इट इन ग्राम्स, है ना। तो लिनस पॉलिंग क्लेम के हिसाब से यदि आप अधिक मात्रा में विटामिन सी का कंजम्पशन करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह कुछ बीमारियों को भी क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। इसीलिए उनका एक कथन है, उनका एक कथन क्या है, विटामिन सी के की विटामिन सी ना गनी बैग्स एंड ईट इन ग्राम्स, की भाई उसको अपने आप थैले में रखो और उसको क्या करो, ग्राम्स में खाते रहो, है ना। ग्राम्स में खाते रहो का मतलब अधिक मात्रा में खाते रहो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो टॉक्सिसिटी निकल करके आनी चाहिए। मान लो तुम क्या कर रहे हो, नेचुरल फॉर्म में ले रहे हो, है ना। कैसे ले रहे हो, नेचुरल फॉर्म में ले रहे हो एस्कॉर्बिक एसिड, तो कोई प्रकार की टॉक्सिसिटी निकल करके नहीं आएगी। मतलब तुम ऑरेंज खा रहे हो, लेमन खा रहे हो, है ना, गुजबेरी खा रहे हो,
तो और उसके माध्यम से जो भी विटामिन सी जाएगा उससे किसी प्रकार की कोई विषाक्तता नहीं होती है। डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दी एस्कॉर्बिक एसिड, ये टॉक्सिक होता है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा कि एस्कॉर्बिक एसिड और डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड दोनों हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन रेशियो कितना होता है, 15:1 होता है। कितना, 15:1 होता है। मतलब एस्कॉर्बिक एसिड यदि 15 ग्राम है तो डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड कितना होगा, मात्र 1 ग्राम होगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो चीज टॉक्सिक है वो चीज हमारे शरीर में कम मात्रा में है। ठीक है। मेजर मेटाबोलाइट्स क्या है एस्कॉर्बिक एसिड के, ऑक्सिलेट्स हैं, मे कंट्रीब्यूट टू किडनी स्टोन फॉर्मेशन, है ना। रिपोर्ट्स आर कंट्रोवर्शियल रिगार्डिंग यूरिनरी स्टोन रिस्क, है ना, कि भाई कुछ लोग कहते हैं यूरिनरी स्टोन हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं होता है। ये सब कंट्रोवर्शियल है। अभी पूरी जांचें, अभी पूरा हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो ये विटामिन सी के बारे में चंद बातें थी। ये उसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक समराइजेशन दिया हुआ है ना। समराइजेशन में क्या पढ़ा हमने, है ना। तो इसके डिस्कवर किसने किया था, अल्बर्ट सेंट जॉर्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1932 में। ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। इसके कारण स्कर्वी रोग होता है, मतलब इसकी कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। इसको इम्यूनिटी विटामिन के नाम से भी क्या है, जाना जाता है ना। किसके नाम से, इम्यूनिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है क्या, C6H8O6। क्या फॉर्मूला होता है इसका, C6H8O6 इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहां तक की बात आपको ध्यान में रखनी है विटामिन सी के बारे में। अब चालू होता है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। क्या चालू होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चालू होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा विटामिन B1, है ना। सबसे पहले आता है थायमिन या विटामिन B1। इट इज अ कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, है ना। ध्यान रखना इसकी प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज की, कलरलेस होता है और कैसी प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इट इज रेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये हमको पता ही है भाई, हम वाटर सॉल्युबल पढ़ रहे हैं तो कैसा है भाई, पानी में सॉल्युबल होगा। इसके अलावा, पानी के अलावा, या स्लाइटली सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। स्लाइटली का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत, मतलब घोलोगे तो थोड़ा बहुत घुलेगा लेकिन पूरा नहीं घुलेगा। ठीक है। addition of the pyrophosphate from ATP converts it to thymine pyrophosphate, the coenzyme for all decarboxylation of the alpha keto acids। वापस से ध्यान में रखना है कि यह एक कोएंजाइम के तौर पे भी काम करता है। या कैसे कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट के तौर पे काम करता है। कोएंजाइम जो रहता है इसका नाम क्या होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। बस इतना ही ध्यान में रखना है ना। किसके तौर पे काम करता है, कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। कोएंजाइम क्या होते हैं पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। डिस्कवर किसने किया था, कैश्मीर फंक ने 1912 में डिस्कवर किया था, है ना। इसकी डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी रोग होने की संभावना होती है। इसको एनर्जी विटामिन के तौर पे भी कई बार जाना जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है वह C12H17N4OS, है ना। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। S यहाँ पर जो सल्फर कंपाउंड जुड़ता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब आता है इसमें विटामिन B2। ठीक है। इस इमेज को चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं, है ना। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई विटामिन जो B1 है उसकी कमी की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। तो शुरुआती चरण में जब बेरी बेरी रोग के बारे में पता चला था, तब इस बेरी बेरी रोग नामक बीमारी होती है, यह किसकी वजह से हो रही है, क्या बीमारी है, आदि आदि बातें सबसे पहले हमको किसने बताई थी, क्रिश्चियन इजिकमान ने, है ना। किसने बताई थी, क्रिश्चियन इजिकमान ने बताई थी। हमको ध्यान में रखिएगा इस चीज को, है ना। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, बेरी बेरी डिजीज को। कब, 11 अगस्त 1858 को, है ना। सॉरी 11 अगस्त 1858 के बॉर्न हुए थे। इन्होंने इस डिजीज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। यह जो डिस्कवरी थी किसकी, बेरी बेरी की, ये एक सेरेंडिपिटी थी। क्या थी, एक सेरेंडिपिटी थी। सेरेंडिपिटी होने का मतलब होता है कि एक्सीडेंटली कुछ डिस्कवर हो गया, मतलब आप चले थे कुछ और ढूंढने और आपको कुछ और हाथ लग गया, कुछ और खजाना हाथ लग गया। ठीक है। तो accidentally discovered that chicken fed on polished rice exhibited symptoms of the beriberi, है ना। तो एक चिकन में, एक मुर्गी में इन्होंने क्या देखा था, इसके सिम्टम्स देखे थे बेरी के सबसे पहले, है ना। वो सब एक्सीडेंटली हुआ था, वो उसको ढूंढने नहीं लिखे रहे थे, है ना। हिज फाइंडिंग्स, है ना, his findings regarding the beriberi led to the discovery of the vitamin B1,
और उनको उनके इस योगदान के लिए क्या दिया गया, नोबल प्राइज दिया गया था, है ना, अवॉर्डेड नोबल प्राइज अलॉन्ग विथ फ्रेडरिक हॉपकिंस फॉर हिज डिस्कवरी रिगार्डिंग दी डिजीज बेरी बेरी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑन अ विटामिन बी1 और अ थायमिन्स एंड लीड्स टू वेट लॉस। बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या होते हैं, बेरी बेरी के सिम्टम्स हैं वेट लॉस, इरेगुलर हार्ट रेट, वीकनेस, पेन इन लिम्स एंड अदर सम सिम्टम्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्रिश्चियन एजकमैन ने डिस्कवर किया था बेरी बेरी को, किस पे, एक चिकन में। ठीक है, ये डिस्कवरी उन्होंने किसके साथ करी, फ्रेडरिक हॉपकिंस के साथ करी थी, इसलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया इन सब चीजों के लिए। और उनकी इस डिस्कवरी की वजह से आगे चल करके किसकी डिस्कवरी हुई, विटामिन बी1 दैट इज थायमिन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब आता है राइबोफ्लेविन, है ना। अब क्या आता है, राइबोफ्लेविन, यह भी एक कोएंजाइम के तौर पे ही काम करता है। ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फ्लेविन कोएंजाइम्स एफएडी एंड एफएमएन, है ना। तो यह एक कोएंजाइम के तौर पे काम करता है ना। वो आपको ध्यान में पता होना रहना चाहिए। जैसे आपने किसका पढ़ा, बी1 का भी पढ़ा कि बी1 भी एक कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। यह कौन सा कोएंजाइम होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है, दैट इज टीपीपी। यहाँ कौन सा कोएंजाइम बनता है बी2 में, यह एंजाइम होता है एफएडी और एफएमएन, है ना। कौन सा, एफएडी और एफएमएन। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एन आइसो एलेक्सोजोन रिंग सिस्टम लिंक टू रिबिटॉल। इट इज मेनली यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ सुगर्स एंड लिपिड्स, द एक्टिवेशन ऑफ एफएडी एंड एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन। ये सब आपके काम का बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो आपके काम का है मैं उतना बता रहा हूँ। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका काम का क्या है, इसका, यह कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। इसके कोएंजाइम का नाम क्या होता है, एफएडी और एफएमएन नाम होता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो आपके लिए काम की है ना, वो काम की है कि इसका नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। हु डिस्कवर्ड दिस विटामिन, रिचर्ड कुन, है ना, इन द ईयर 1933। कहाँ से मिलता है, इसके मेजर सोर्स क्या है, मिल्क, योगर्ट, ग्रीन लीफ, है ना, वेजिटेबल्स, एग्स आदि आदि। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। इसकी कमी की वजह से, है ना, इसकी कमी की वजह से कोई एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं है ऐसी जिसको नाम दिया जा सके। जैसे आपने पीछे नाम दिया बेरी बेरी, आगे आपने नाम दिया था स्कर्वी, ऐसी कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ नामकरण किया गया है, जैसे कि एरिबोफ्लेविनोसिस, क्या कहा गया है, एरिबोफ्लेविनोसिस नाम से डिजीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, आपको बहुत सारी पुस्तकों में ये नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, इस विटामिन को ग्रोथ विटामिन के तौर पे भी क्या है, निकनेम दिया जाता है, क्या, ग्रोथ विटामिन। ठीक, पता होना चाहिए आपको। What is the formula of the growth vitamin, that is vitamin B2 और राइबोफ्लेविन, C17H20N4O6, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का नाम क्या है, नियासिन है। ठीक है, क्या है, नियासिन। यह भी एक क्या है, कोएंजाइम है। यह भी क्या है, एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या होते हैं वो पीछे क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, कि नियासिन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन, है ना। नियासिन को किसकी मदद से, किससे बनाते हैं, ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। क्या है, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, नियासिन कंटेन्स अ सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन रिंग एंड व्हेन NAD प्लस एक्टिवेटेड फॉर्म NAD प्लस and its phosphorylated derivative NADP plus which are coenzymes of many dehydrogenases। ठीक है, वापस से कि ये सब आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो बता देता हूं मैं। पहला, नियासिन कैसे बनता है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। नियासिन एक रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। वो कौन सी रिंग होती है, पायरिडीन रिंग होती है। कौन सी, पायरिडीन रिंग होती है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था ह्यूबर्ट हॉब ने, है ना। किसने, ह्यूबर्ट हॉब ने। कब, 1937 में। ह्यूबर्ट हॉब ने 1937 में। इसकी कमी की वजह से कौन सी होती है बीमारी, पेलाग्रा, है ना। कौन सी, पेलाग्रा। इसको एक नाम दिया गया है, वो क्या है, स्किन विटामिन, है ना। क्या है, स्किन विटामिन। दैट मीन्स कि यह विटामिन आवश्यक होता है किसके लिए, स्किन के हेल्थ के लिए। काय के लिए, स्किन के हेल्थ के लिए। अब ये जो नियासिन है, यही क्या है, निकोटिनिक एसिड से जुड़ा हुआ विटामिन है। किससे जुड़ा हुआ है, निकोटिनिक एसिड से जुड़ा हुआ विटामिन भी यही होता है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ
नियासिन C6H5NO2 है ना, C6H5NO2, यह एक क्या है, पायरिडीन रिंग है ना, यह क्या है, एक पायरिडीन रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें एक पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो C6H5NO2 किसका फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है हमारा नियासिन का, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला कंपाउंड आता है, अगला जो विटामिन आता है वो है बी कॉम्प्लेक्स में, वो है B5 है ना, कौन सा, B5। इसको कई बार पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह भी एक कोएंजाइम के तौर पे ही काम करता है ना, कैसे काम करता है, यह भी एक कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। जो पेंटोथेनिक एसिड है, इसको रॉजर विलियम्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1931 में, है ना। इसको एग्स, मीट, होल ग्रेन्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है, पैरेस्थेसिया है ना, कौन सी डिजीज होती है इसकी कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से पैरेस्थेसिया डिजीज होती है। कई बार इसको एक निक नेम दिया जाता है, वो निक नेम क्या है, एंटी स्ट्रेस विटामिन, क्या नाम दिया जाता है इसको, एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। स्पेशल रोल क्या है, तो हमने पढ़ लिया पीछे इसको कि यह कोएंजाइम के तौर पे क्या करता है, रोल प्ले करता है। कोएंजाइम सिंथेसिस में क्या करते हैं, प्रक्रियाओं में, पाथवेज में, रिएक्शंस में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। What is the formula of the vitamin B5 पेंटोथेनिक एसिड, C9H17NO5 है ना, क्या है, C9H17NO5। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, इस कारण उसको क्या कर दिया गया, O5 के तौर पे रख दिया गया, ठीक है। अब आता है विटामिन B6, दैट इज पायरिडॉक्सिन है ना, क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 के 3 विटामर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, विटामिन B6 के 3 विटामर्स पाए जाते हैं। विटामर्स क्या होते हैं, पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ था, है ना। एक विटामर को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सल बोलते हैं, तीसरे को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सामाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, यहाँ पर कौन सा आया, एमाइन ग्रुप आ गया, और यहाँ पर कौन सा आ गया, एमाइन है ना, कौन सा, इमाइन ग्रुप आया, कौन सा, इमाइन ग्रुप आया, यहाँ पे कौन सा आया, अमाइन ग्रुप आया, यहाँ पे कौन सा आया, एल्डिहाइड ग्रुप आया, ठीक है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग फॉस्फेट्स, ठीक है। और ये सामान्यतः किसके रूप में रहते हैं, फॉस्फेट के फॉर्म में रहते हैं, यह फॉस्फेट से रिएक्शन करके क्या करते हैं, अपना कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसको पॉल ग्योर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। मेन सोर्स क्या है, बनाना, चिकन, फिश, नट्स, वही नॉर्मल सोर्सेस है ना। डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, सबसे मेजर बात जो आपको ध्यान रखनी हो क्या है, एनीमिया है ना, कौन सा, एनीमिया। इसके अलावा कुछ नर्व डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, न्यूरो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है ना। विटामिन B6 को न्यूरो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। दिस विटामिन हेल्प्स इन द न्यूरो प्रोडक्शन। न्यूरो क्या होते हैं, neurotransmitters are the chemical compounds which helps in the transmission of a signals from CNS to other body parts, है ना। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शरीर के दूसरे हिस्सों में, है ना, किसके मदद से, ANS और PNS की मदद से, किसकी मदद से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, खास करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मदद से आपके शरीर में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। ये क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रिनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिंथेसिस में कौन मदद करता है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन मदद करता है। किस फॉर्म में मदद करता है, कोएंजाइम के फॉर्म में मदद करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। विटामिन B6 का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, C8H11NO3 है ना, क्या है, C8H11NO3, ठीक है। अब आता है विटामिन B7, दैट इज बायोटीन है ना, बायोटीन। तो बायोटीन इज अ विटामिन एंड अ कोएंजाइम, ये भी क्या है, कोएंजाइम है। इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द एंजाइम्स परफॉर्मिंग कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। इसका जो मेजर रोल हमको देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में देखने को मिलता है। यह एक बायोटीन ऑल्सो नोन एज एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर, किसके नाम से, यह एक H फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अथवा कई बार इसको क्या कहते हैं, एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं।
जैसे हमने पीछे पढ़ा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस विटामिन को क्या कहा जाता है, विटामिन इन द सर्च ऑफ डिजीज। कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस विटामिन को विटामिन इन द सर्च ऑफ डिजीज के नाम से जाना जाता है। वैसे ही यहाँ पर दूसरा है एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन बी7 को, बायोटीन को। एच फैक्टर किसको कहते हैं, विटामिन बी7 को, बायोटीन को। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था विग्नर एंड कॉस्टी ने 1936 में। एग मिल्क और नट से मिल जाता है। इसकी वजह से विटामिन बी7 की वजह से जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वह मेनली हमारे डर्म से रिलेटेड है, हमारे चमड़ी से, स्किन से, जैसे डर्मेटाइटिस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। इस कारण इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इसका हेयर और स्किन के हेल्थ में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण विटामिन बी7 बायोटीन को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। विटामिन बी7 बायोटीन जो कि C7H16N2O3S के रूप में क्या है जाना जाता है। ठीक है, अब आता है विटामिन बी9, द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसिड, एक्टिव फॉर्म एसिड इज टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना भाई। इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो किसके नाम से जाना जाता है? THF के नाम से जाना जाता है। ये एग्जैक्टली विटामिन का नाम क्या है? फोलिक एसिड है। लेकिन फोलिक एसिड का जो एक्टिव फॉर्म है, जो रिएक्शन देगा, बायोलॉजिकली एक्टिव रहेगा, वो क्या है? टेट्राहाइड्रोफोलेट है। क्या है? टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना। ठीक है, ध्यान में रखना है। यह भी कोएंजाइम के तौर पे क्या करता है? काम करता है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था ल्यूसेन चैडन ने, है ना। किसके? ल्यूसेन चैडन ने 1941 में। यह पालक से, ब्रोकली से, लेंटिल से आदि आदि से क्या है मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। हमारे देश की 57% महिलाएं, कितनी? हमारे देश की 57% महिलाएं, मतलब 100 में से हर 57 महिला को क्या है? बच्ची को, महिला को, है ना, क्या है? एनीमिया है। कितनी? 57। सोचो, अंदाजा लगाओ। ठीक है, मतलब यदि आप मुझे अभी बैठे सुन रही हैं, है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो अभी मुझे सुन रही हैं। हो सकता है आपको भी अभी एनीमिया हो सकता है, संभावना है। ठीक है, क्योंकि 57% का नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और मोटा तौर पे कहें तो एक बड़ी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? मोर देन 50% पॉपुलेशन, अबाउट 60% पॉपुलेशन क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को विटामिन बी9 की क्या है? कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, और किसकी कमी है? आयरन की कमी है। काहे की? आयरन की कमी है। भारत सरकार विटामिन बी9 और आयरन की कमी को खत्म करने के लिए बी9 और आयरन की टेबलेट्स बंटवाती है। कहां से? आंगनवाड़ी केंद्रों से। किस प्रोग्राम के तहत? ICDS प्रोग्राम के तहत, है ना। और दूसरा क्या आ जाता है उसी में? कुछ एक और योजना आती है, वो योजना है सबला अभियान। कौन सा है? सबला अभियान। सबला अभियान का एक दूसरा नाम भी है राजीव गांधी सबला अभियान। कौन सा? राजीव गांधी सबला अभियान। राजीव गांधी सबला अभियान के तहत भारत सरकार क्या करती है? फोलिक एसिड, बी9 और आयरन की टेबलेट बंटवाती है ना, ताकि महिलाएं क्या करें? उसका सेवन करें और इस एनीमिया को क्या किया सके? खत्म किया जा सके। लेकिन गांव की महिलाएं करती क्या है? उस आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट को बड़ी उत्साह से लेने जाती हैं, क्योंकि वो तो फ्री की मिलती है, इसलिए लेने चली जाती हैं, और ला करके उसको कहाँ रख देती हैं? घर में एक खिड़की में कहीं पर रख देती हैं, जिसमें दिन भर क्या पड़ती है? धूप पड़ती है। दिन भर क्या पड़ती है? धूप पड़ती है। 4 दिन उसको खाती हैं, 5वें दिन 10वें दिन उसको खाना बंद कर देती हैं, है ना। और धूप में चूंकि दवाई रखी हुई है और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रखा गया, तो दवाई भी कुछ दिन में क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, तो जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पर है? माइंड सेट में है, ना कि किस में है? मेडिसिन सप्लाई और अदर चीजों में, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारी रीच आउट की जो प्रोसेस है सरकार की, सरकार महिलाओं तक जिस तरीके से पहुंच रही है उसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम उनको समझा सकें बेहतर तरीके से कि इसको खाना क्यों जरूरी है, बेहतर सेवन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एनीमिक, यदि सोचो कि यदि एनीमिक मदर है तो उसका बच्चा कैसा पैदा होगा। ठीक है,
खैर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। स्पेशल रोल क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर द फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यह बच्चे के गर्भावस्था के विकास के दौरान बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक होता है, भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। विटामिन B9 का फॉर्मूला C19H19N7O6 के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अगला और आखिरी विटामिन आता है इस बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी का, वो है साइनोकोबालामिन। कौन सा, विटामिन B12। इट इज द मेटल कोबाल्ट। इसमें कौन सा मेटल होता है, एकमात्र विटामिन ऐसा है ये जिसमें एक धातु उपस्थित होती है उसके स्ट्रक्चर में, एकमात्र विटामिन जिसके स्ट्रक्चर में एक मेटल प्रेजेंट होता है, वह कौन सा विटामिन है, विटामिन B12। और कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट। इसी कारण इसका नाम भी क्या होता है, साइनोकोबालामीन। कोबाल, कोबाल में क्या है, कोबाल्ट है। नाम में देखना यहाँ पे लिखा हुआ है कोबाल, ये कोबाल किसको रिप्रेजेंट करता है, कोबाल्ट को। ठीक है, द मेटल कोबाल्ट इन विटामिन B12 इज कोऑर्डिनेटेड विद द टेट्रापायरल रिंग सिस्टम कॉल्ड अ कोरिन रिंग, है ना। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसके स्ट्रक्चर में, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, विच इज सिमिलर टू द पोरफायरिन रिंग ऑफ हीम कंपाउंड्स। ये सब आपके मतलब का नहीं है, आपको क्या ध्यान में रखना है, यह इसमें कोबाल्ट कंपाउंड होता है इसके स्ट्रक्चर में। इसके स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग होती है, कोरिन रिंग होती है। कौन सी, कोरिन रिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था हॉटकिंस ने, है ना, डोरोथी हॉटकिंस ने 1948 में। इसकी कमी की वजह से पर्नीशियस अनीमिया होता है। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया किसी कमी की वजह से होता है, वो होता है हमारा B9 की कमी की वजह से। और पर्नीशियस अनीमिया किसी कमी की वजह से होता है, वह होता है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी की वजह से। कई बार इस साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को एनर्जी विटामिन या ब्रेन विटामिन के तौर पे भी जाना जाता है। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस एंड नर्व हेल्थ, है ना, किसके लिए, नर्व हेल्थ के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द विटामिन B12, है ना, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, कोरिन रिंग है ना, ये क्या है, कोरिन रिंग है। और ये क्या है, कोबाल्ट कंपाउंड है। क्या है, कोबाल्ट कंपाउंड, कोबाल्ट मेटल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका फॉर्मूला C63H88, कोबाल्ट यहाँ पर है, फिर N14O14P, ये क्या है, फॉस्फोरस कंपाउंड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये एग्जैक्टली आपका फॉस्फोरस यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या था, विटामिन B12 था। ठीक, अब आता है एक टर्म सूडो विटामिन, है ना, एक टर्म होता है सूडो विटामिन। क्या होते हैं, अ सूडो विटामिन इज ए विटामिन लाइक कंपोनेंट। भाई झूठा विटामिन, है ना, हिंदी में इसका नाम क्या हो सकता है, झूठा विटामिन या छद्म विटामिन। क्या हो सकता है, छद्म विटामिन, मतलब तुम विटामिन नहीं हो लेकिन तुम विटामिन जैसे होना चाहते हो। ठीक है, ऐसा वाला बात है ना। तो विटामिन लाइक कंपाउंड दैट क्लोजली रिसेंबल्स द रियल विटामिन such as vitamin B12 in structure but lacks biological activity। मतलब तुम असली विटामिन की तरह दिखते हो, तुम असली विटामिन की तरह क्या है, रिजेंबल होते हो, लेकिन तुम असली विटामिन की तरह फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हो। दिस मीन्स द ह्यूमन बॉडी कांट एब्जॉर्ब और यूटिलाइज इट फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो ऐसे सभी विटामिन्स या ऐसे सभी कंपाउंड्स, विटामिन नहीं सॉरी, है ना, ऐसे सभी कंपाउंड्स जो विटामिन जैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर वैसा होता है लेकिन फंक्शंस वैसा नहीं होता है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सूडो विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं, दीज आर फाउंड इन स्पाइरुला, है ना, ये किस में मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, शैवाल में मिलते हैं। उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या है, स्पाइरुला, है ना, क्या नाम है उसका, स्पाइरुलिना है। दो मार्केटेड एज सोर्स ऑफ विटामिन B12, स्पाइरुला मेनली कंटेन्स सूडो विटामिन B12 विच इज नॉट बायो अवेलेबल टू ह्यूमंस। ठीक है, अब स्पाइरुलिना से जो कंपाउंड मिलता है उसको कहा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि यह विटामिन B12 की कमी को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। लेकिन ये झूठ है। क्यों झूठ है, वह विटामिन B12 की तरह स्ट्रक्चरली दिखता है, वह विटामिन B12 की तरह कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन एग्जिबिट नहीं करता है। 10 इस वजह से यह एक विटामिन B12 का रिलायबल सोर्स, विश्वसनीय स्रोत नहीं है, वास्तविक स्रोत नहीं है। क्यों, क्योंकि वह विटामिन B12 की तरह सिर्फ दिखता है, विटामिन B12 की तरह कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। हमको तो भाई फंक्शन से मतलब है। ठीक है, ताकि हमको पर्नीशियस एनीमिया ना हो। बात समझ में आई, सूडो विटामिन टर्म आपको ध्यान में रखनी है। ठीक,
जैसे उदाहरण के लिए यह एक क्या है, विटामिन B12 है, साइनोकोबालामीन, और ये क्या है, सूडो विटामिन विटामिन जो कि हमको कहां से मिला, एल्गी से मिला। कहां से मिला, एल्गी से मिला। स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है। बेसिक डिफरेंस कहां पे आया स्ट्रक्चर में, यहां पर आया, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन फंक्शन कोई सिमिलरिटी नहीं, फंक्शन में स्ट्रक्चरली सिमिलर है, ऑलमोस्ट 99% सिमिलर है, लेकिन फंक्शन में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सूडो विटामिन बोलते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक चालू करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।